हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं फिर हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। गोधुली भाग 2 क्लास 10 बिहार बोर्ड काव्य खंड में आज हम जानेंगे पाठ 9 हमारी नींद, जो किनकी प्रमुख कविता है, वीरेंद्र डंगवाल जी की। यह दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह से ली गई है। इनकी कविता संग्रह से दुष्चक्र में सृष्टा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए वीरेंद्र डंगवाल जी के परिचय से हम पाठ को शुरू करें। वीरेंद्र डंगवाल समकालीन प्रमुख हिंदी कवि, पत्रकार एवं अनुवादक एवं विभिन्न लेखों के रचनाकार। इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे लेखों का रचना की है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। शिक्षा के रूप में इन्होंने एमए और डीलिट की उपाधि ग्रहण की। हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। इनका ये शौक था पत्रकारिता का और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पत्रकारिता की है। उन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित अमृत प्रभात एवं घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन का भी कार्य किया है। ठीक है, स्तंभ लेखन का भी काम किया है, यानी इस नाम से अमृत प्रभात एवं घूमता आईना। ठीक है, स्तंभ लेखन क्या होता है? किसी पत्र पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में एक जो नियमित स्तंभ चलते हैं, नियमित जो शीर्षक चलते हैं, उसमें उन्होंने इस नाम से स्तंभ लेखन का काम किया। उसमें जो टिप्पणियाँ लिखी जाती है उसी को स्तंभ लेखन कहा जाता है। ठीक है, वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। इनके पिता रघुनंदन प्रसाद डंगवाल जो राज्य सरकार में यानी प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। तो शुरू से ही इनके घर का माहौल क्या था? एकदम शिक्षामय था, एजुकेशनल था, यानी हर तरह से उन्हें सूटेबल माहौल प्राप्त हुआ। माता का नाम और मतलब कि उपलब्ध नहीं है। यह मिलनसार और धर्मपरायण महिला गृहिणी थी, ऐसा प्रमाण प्राप्त हो रहा है, उपलब्धता प्राप्त हुई है। पत्नी डॉक्टर रीता डंगवाल और संतान के रूप में इनको 2 पुत्र थे, प्रफुल्ल एवं प्रशांत। इनकी प्रमुख रचनाएं इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, स्याही लाल आदि। इनकी रचनाओं के लिए, साहित्य में योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1994 में, ये सब प्रमुख कवि हैं हमारे। शमशेर सम्मान यानी शमशेर बहादुर के नाम से जो सम्मान होता है, शमशेर सम्मान 2002 में, एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ 2004 में इनके विशेष योगदान के लिए। इनका निधन 28 सितंबर 2015 बरेली उत्तर प्रदेश में हो गया। तो इनका पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए कविता परिचय की तरफ कि हमारी नींद, यानी ये जो शीर्षक है थोड़ा सा हमें मतलब अचंभित करती है कि हमारी नींद, यानी नींद के बारे में उन्होंने ऐसा क्या लिखा। नहीं तो चलिए कविता की तरफ आइए। अब कविता के माध्यम से हम वीरेंद्र डंगवाल जी के विचार को जानें। हमारी नींद, यह जो कविता है उनके कविता संकलन दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह से ली गई है। और यह जो कविता है, हम आजकल क्या होते जा रहे हैं, सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। आज हमें आराम पसंद जीवन ज़्यादा पसंद है। आज हम बेपरवाह हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। तो हमारा ऐसा करने से जीवन चक्र नहीं रुकता, यानी हम कितनों भी आराम करते रहें तो हमें लगता है कि हमारे जैसा जीवन चल रहा है, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में बहुत सा परिवर्तन हो गया। यह दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। यानी हमारे सोए रहने से प्रकृति का जो बढ़ना है वह नहीं, मतलब परिवर्तन जो है वह नहीं रुकता है। कालचक्र चलता रहता है और परिवर्तन होते रहते हैं। तो
हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो वह सुविधा हमें अगर प्राप्त हुई है तो हमें बेपरवाह नहीं होना चाहिए। आराम पसंद कर कर हमें जो यह जीवन प्राप्त हुआ है उसको यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि जो आज की समकालीन समस्या है और बीरेन डंगवाल जी जो हैं उनकी कविता की यह विशेषता होती है कि वह ऐसे पक्ष को रखते हैं जो हमारे समाज में नॉर्मली घटित होता है, सामान्य रूप से घटित होता है। आज हम हर चीज़ों के लिए आराम पसंद हो गए हैं। नहीं, सब चीज़ के लिए हमने अपने अनुसार जो हमारे लिए सुविधा होती है उसका हम इंतज़ाम कर लेते हैं और खटना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। तो उसका सीधा उल्टा प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है और हम इससे बेखबर हैं। नहीं, आज हम आराम पसंद हो गए हैं। हम चाहते हैं बैठे ही बैठे काम हो जाए, यांत्रिक रूप से हम काम करने लगे हैं। तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है। पहले के ज़माने में देखिए लोग मेहनत कश होते थे, परिश्रमी होते थे, तो जो बीमारियां थी आज के समय में जो बीमारियां दिखाई पड़ रही है वह नहीं थी। आज नई नई बीमारियों की चपेट में हम हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी आज बीमारियों की चपेट में है। तो वह हमारे किसका है? सुविधा भोगी होने का कारण है। आज हम मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत से शरीर मजबूत होता है, हम इस बात को जानकर भी अनजाना समझते हैं। सुबह उठना हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हम उन नियमों का पालन नहीं करते। और भी घरेलू जितने काम हैं उसमें भी जो हमारी सुविधा अनुसार हो जाए हम वही काम करते हैं, यानी मेहनत से बचते हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि यह इशारा कर रहे हैं कि आपके आराम पसंद होने से दुनिया नहीं रुकती। नहीं, विश्व का परिवर्तन नहीं रुकता। प्रकृति जो अपनी गति से चलती है वह नहीं रुकती। सूर्य अपने समय पर ही उगता है और अपने समय पे ही डूबता है। उसका चक्र कभी नहीं टूटता। तो हमें प्रकृति से यह संदेश लेना चाहिए कि जीवन अनवरत चलते रहता है और क्या कहते हैं, लगातार चलना, मेहनत करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखें कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट रूप से जानें। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी जब हम सोए रहते हैं, बेपरवाह होते हैं, तो हमें लगता है कि यही जीवन है। नहीं, और बेपरवाही से लगातार हम आराम करते रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जो हमें लगता है कि यही जीवन है वह बिल्कुल गलत है। मेरी नींद के दौरान एक पेड़ 1 इंच बढ़ गए हैं, उसमें परिवर्तन हो गया। कुछ कुछ पौधे भी फिर से नए जन्म ले लिए। अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की और क्या कहते हैं, पेड़ पौधों में जो अंकुर होने वाला है वह धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। नहीं, बीज की फूली हुई छत भीतर से, और जो क्या कहते हैं उसके बीज हैं वह भीतर से फूल गए हैं और भीतर से फूल गए हैं निकलने के लिए, अंकुरित होने के लिए। एक मक्खी का, आगे की पंक्तियाँ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। नहीं, क्या देखते हैं हम कि हम बेपरवाह से सोए रहते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, यही जीवन है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। हमारी नींद के दौरान, हमारे आराम करने के समय एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा हो जाते हैं और उनमें से कई तो मारे भी गए, यानी घटनाएं रुकती नहीं हैं, समय रुकता नहीं है, अपनी गति से चलता जाता है, परिवर्तन होते चले जाते हैं। कहीं दंगे हो रहे हैं, दंगे, आगजनी और बमबारी में कितने मारे गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में, और हम बेपरवाह होकर अपने घरों में सोए हुए हैं। इसकी परवाह कौन करेगा? ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, उसका भविष्य कौन संवारेगा? नहीं, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अगर हम आराम ही करते रहे
तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा। और ये जो दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, बमबारी हो रही है, जो घटनाएं शहरों में घट रही है, देशों में घट रही है, दुनिया में घट रही है, क्या उससे हमारा कोई नाता नहीं है? तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर हम आराम से सोच रहे हैं कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, तो यह सही बात नहीं है। यह हमारे मनुष्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि दुनिया में इतने परिवर्तन हो गए और हम आराम से सोए हुए हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यानी कुछ उदाहरणों के माध्यम से कवि यह इंगित कर रहे हैं, यह संकेत दे रहे हैं, आपके सो जाने से दुनिया की गति, समय चक्र नहीं रुकता, वह बढ़ते चला जाता है। और आप आराम से सोए रहेंगे तो आपका जीवन चक्र आगे बढ़ते जा रहा है। आपको ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, सोने के लिए, आराम करने के लिए नहीं हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है। यानी आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा राह दिखाए जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो। और आने वाली पीढ़ी कौन है? हमारे ही बाल बच्चे हैं। नहीं तो हम ऐसा करते हुए ना जाएं, उसे यह दिखे कि मेरे माँ या मेरे पिता सोते रहते हैं, नहीं, वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा तभी मिलती है जब हम कुछ अच्छा करते जाते हैं। आपने देखा होगा किसी के बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं और किसी के पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेरणा की कमी है। नहीं, उसमें प्रेरणा, वो जाग नहीं पाते हैं, सही रूप से वो अपने आप को जगा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से उस परिवर्तन से हमें बताया जा रहा है कि आपके सो जाने से, आराम करने से जीवन चक्र नहीं रुकता है, वह एक समय के बाद फिर खत्म हो जाएगा। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। आज हम सोचते हैं हमारे पास तो सारे साधन हैं, अब मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, अब तो हम सुखी संपन्न हैं। क्या मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने लिए हुआ है? हम इतने मतलबी हो गए कि सिर्फ अपना साधन जुटाकर हम खुश हो जाते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किसको क्या समस्या हो रही है, इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये मनुष्यता की सही निशानी है, तभी हम मानव कहला सकते हैं। नहीं, मगर कुछ भी हम कितना भी आराम कर ले, हमारे नींद में कितना भी हम नींद में आ जाएं, लेकिन यह जो जीवन है चलता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। आगे की पंक्तियाँ, और लोग भी हैं, कई लोग भी हैं, अभी भी हैं, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। आज भी कई लोग हैं, और लोग भी हैं, कई लोग भी हैं, जो अभी भी जो भूले नहीं हैं साफ और मजबूत इनकार। यानी नींद को इनकार करना, बहुत ऐसे लोग हैं जो आराम पसंद नहीं हैं, जो नींद को दुत्कारते हैं। और जो नींद को दुत्कारते हैं और आराम को नापसंद करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। उसी पे यह दुनिया टिकी हुई है। यहाँ पर कबीर सीधे संकेत कर रहे हैं कि और भी लोग हैं, कई लोग हैं, जो अभी भूले नहीं है करना, नहीं, इनकार करना नहीं भूले हैं। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक संकेत दिया जा रहा है, हमें सचेत किया जा रहा है, आप जो आराम पसंद जीवन पसंद कर रहे हैं, सुविधा भोगी होकर सोच रहे हैं यही जीवन है, तो यह गलत है। आपको मनुष्य के रूप में एक सचेत रहना चाहिए कि आपके समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, तभी आप सही रूप से मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। कुछ लोग अभी ऐसे बचे हुए हैं। ज़रूरत है सभी लोगों को इस तरफ ध्यान देने की कि आपके समाज में क्या हो रहा है। आज आराम पसंद, आराम करना अच्छी बात है, लेकिन समय पर नहीं। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से आराम करना पसंद है, लेकिन लगातार अगर हम नींद में ही रहें, बेपरवाह रहे और किसी की परवाह ना करें, तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो बहुत ही सुंदर कविता हमारे नींद के माध्यम से हमें पता चली, जो बहुत ही सुंदर जो संदेश है हमें इससे प्राप्त हुआ। अब चलिए अभ्यास के माध्यम से हम देखें कि इसमें और कौन सी बात आई है। कविता के साथ, कविता के प्रथम अनुच्छेद में
कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट करिए। बिंब मतलब उदाहरण नहीं, पर कविता की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह एक बिंब बनाते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, सोए हुए पौधे बढ़ गए, अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। नहीं, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम सोए रहते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया सो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय चक्र चलते रहता है, दुनिया अपना काम करते रहती है, प्रकृति में जो परिवर्तन है वह होते रहता है, सब कुछ अपने क्रम से आगे बढ़ते रहता है, सिर्फ हम सोए रहते हैं। इसी दौरान वह बिंबों का उदाहरणों का प्रयोग करते हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ पेड़ 1 इंच बढ़ जाते हैं, कुछ सोए हुए पौधे जग जाते हैं, किसी में पौधों में अंकुर होने लगता है और बीजें फूल जाती है, नहीं धकेलना शुरू कर देती है धरती के भीतर से बढ़ने के लिए। यानी परिवर्तन होते रहता है, विकास होते रहता है। दूसरा, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। यहाँ पर मक्खी के जीवन क्रम का कवि उल्लेख करते नजर आते हैं कि मेरी नींद के दौरान एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। यानी कि हम जब नींद में होते हैं तो हम सोचते हैं कि सारी दुनिया सो गई है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है और हमारी नींद के दौरान एक मक्खी का यानी एक किसी का जीवन क्रम पूरा होना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो हमारी नींद के दौरान एक जो मक्खी है, जो सजीव पदार्थ है, उसका एक जीवन क्रम पूरा हो जाता है। यानी एक क्षण में हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। यानी एक क्षण को भी, एक पल को भी व्यर्थ गुजारना, व्यर्थ बिताना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो व्यर्थ की नींद, यहाँ पर कभी व्यर्थ के नींद को यहाँ पर हटाने की बात कर रहे हैं। बेपरवाह होने से हमें बचने की बात कर रहे हैं कि हमें बेपरवाह नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए। नहीं। तीसरा, कवि गरीब व्यक्तियों बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। यहाँ पर हमने कविता की पंक्तियों में देखा कि गरीब बस्तियों का उल्लेख वह करते हैं कि हम नींद में सोए रहते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर गरीब बस्तियों का इसलिए कवि वर्णन करते हैं कि जो गरीब बस्तियां हैं उनके अंदर भी आकांक्षाएं होती है, नहीं उनके अंदर भी भावनाएं होती है। तो उनकी तरफ हमारा इशारा करते हुए कहते हैं कि हम नींद में जब सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं, बहुत जगह बहुत परिवर्तन होते हैं। जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ भी देवी जागरण किया जाता है, यानी वहाँ भी जागृति हो रही है। वह भी अपने अपने काम के प्रति, जो गरीब हैं, गरीब बस्तियां हैं, वह भी अपने कार्य के प्रति सचेत है। लेकिन हम जो सुविधा भोगी हो गए हैं, हम जो अमीर लोग हैं, अपनी सुविधाओं को जुटाकर हम क्या हो गए हैं, आराम पसंद हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। तो गरीब लोग जागे हुए हैं और अमीर लोग सोए हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर गरीब बस्तियों का उल्लेख कवि करते हैं। ठीक है। चौथा, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। कवि नादिर शाह जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत सारा यहाँ पर उन्होंने अत्याचारियों का, यानी यहाँ जो कवि अत्याचारियों का उल्लेख कर रहे हैं इस अर्थ में कर रहे हैं कि जो साधन हम जुटा लिए हैं अमीरों ने, जो कि वह सोचते हैं कि अब जीवन यहीं तक है, नहीं यानी कि अब मेरा जीवन इतना ही है, तो यह हमारे लिए क्या है, अत्याचार है। अगर हम जीवन को सोच ले यहीं पर ख़त्म हो गया, हमने सारे साधन जुटा लिए, अब हमें किसी से क्या मतलब है, अब मेरा जीवन खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह सिर्फ अपना सोचता है, यानी वह लापरवाह है, बेपरवाह है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जबकि दुनिया है तभी तो वो है, जीवन चलता रहता है, उसे ये लगता है कि मैंने साधन जुटा लिए, अब मेरे लिए क्या ज़रूरत है।
तो ऐसा करने से हमारी मनुष्यता मरती है, इसीलिए कवि ने उसे अत्याचारी की संज्ञा दी है। ठीक है। 5वां, इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट करिए। इनकार करना ना भूलने वाले, यहाँ पर अंतिम की पंक्तियों में आया है कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं है करना, यानी साफ और मजबूत इनकार। यहाँ पर कवि उन व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि जो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकार करना नहीं भूले हैं, उसे आराम पसंद नहीं है। नहीं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेपरवाह नहीं हैं, तो उसी पर यह दुनिया टिकी है। तो कवि कह रहे हैं कि आज सबको यह आवश्यक है कि हम बेपरवाह नहीं हो, आराम पसंद नहीं हो। नहीं, पूरे समाज को, घर को, दुनिया को देखते हुए हम जीवन जिए। सिर्फ अपने साधन जुट गए वही जीवन की पूर्णाहुति नहीं है। ठीक है। कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। यह जो कविता आई है, इसकी जो शीर्षक है हमारी नींद, यह बिल्कुल सटीक एवं सार्थक है, क्योंकि वीरेन डंगवाल जी इस कविता के माध्यम से हमें जो संदेश दे रहे हैं, और इनकी ये विशेषता है कि सीधे साधे शब्दों में यह गूढ़ रहस्य को बताते हैं। तो यहाँ हमारी नींद पर यहाँ सीधा किसे इंगित करता है? हमारे आराम पसंद स्वभाव को। नहीं, नींद में होना यानी आराम करना, आराम पसंद होना। और जब हम नींद में होते हैं तो हर तरह के समस्याओं से, चीज़ों से मुक्त होते हैं। तो हमारी नींद के दौरान जब हम आराम करते हुए रहते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और आज नींद हम पर ज़्यादा भारी हो गई है, हम आलसी हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो शीर्षक हमारी नींद के माध्यम से यह विषय वस्तु कही गई है कवि के द्वारा, वह बिल्कुल सार्थक है। ठीक है। 7वां, व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हमारी नींद कविता से ली गई है, जिसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से आज के समय में जो समकालीन समस्या है कि जो हम सुविधा भोगी और आराम पसंद जीवन अथवा बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार बढ़ते हुए जाने वाले जीवन का चित्रण जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, वह दर्शा रहे हैं। ठीक है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि हम सुविधाभोगी लोग, आराम पसंद लोग अपनी अमीरी में सोचते हैं कि हमारी नींद में सब कुछ रुक जाता है। जब हम आराम करते हैं तो दुनिया भी आराम करने लगती है, समय भी आराम करने लगता है, प्रकृति भी आराम करने लगती है, जो कि गलत है। नहीं, गरीब बस्तियों में जाके देखिए, वहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं। नहीं, गरीब सचेत है कि अगर काम नहीं होगा तो समय कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो समय के साथ वह आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि जब हम नींद में होते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। गरीब बस्तियों में भी अपने काम के प्रति लोग सचेत हैं, वहाँ भी देवी जागरण हो रहा है लाउड स्पीकर पर। ठीक है। ख नंबर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हमारी नींद कविता से ली गई है, जिसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हम जो सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन जीने के आदी हो गए हैं, और जो हमारी बेपरवाहियाँ हैं जीवन के प्रति, उसके प्रति वह हमें सचेत कर रहे हैं। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि साधन तो जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी सारे साधन जुटाकर हम नींद में होते हैं, आराम करते रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि दुनिया रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ अत्याचारियों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह आराम पसंद जीवन हमारे लिए अत्याचार है। मनुष्य जीवन जीने का, मनुष्य जीवन में जन्म लेने का कोई ना कोई सार्थक उद्देश्य होता है, तो हम उस उद्देश्य को भूलकर आराम पसंद होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से इसी बात को कवि स्पष्ट कर रहे हैं।
हमारी नींद के बावजूद। तो यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हमारी नींद कविता से ली गई है, जिसके कवि बीरेन डंगवाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से हमारा जो सुविधाभोगी स्वभाव है उसका वर्णन किया जा रहा है। आज के समय में जो हम हर चीज़ के लिए बेपरवाह होते जा रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि हम सोए रहते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया रुक गई, सृष्टि रुक गई, सारा समय चक्र रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन चक्र बढ़ता रहता है, बढ़ता ही जाता है। हम साधन जुटा के सोचते हैं कि जीवन इतना ही है, लेकिन वह बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। यानी हम सोए रहते हैं फिर भी कालचक्र अपने गति से बढ़ता रहता है, नहीं, परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। 8वां, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा? स्पष्ट करिए। कविता में जिस विषय वस्तु का वर्णन कवि करना चाह रहे हैं वह बहुत ही सुंदर तरीके से क्रमबद्ध करते हुए सीधे साधे अर्थों में समझा रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर सटीक शीर्षक लेकर उस भाव को बताने की कोशिश की है। यह कविता की भाषा की शक्ति भी है और उसकी सीमाएं भी है। यानी अपनी सीमाओं में रहकर सुंदर भाषा के रूप में अपने विषय वस्तु को उद्भाषित करना एक कवि की विशेषता होती है, जहाँ पर यह इस कविता में भरपूर रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है। अपनी सीमा में बंधते हुए कवि इस कविता के भाव को और अपने विषय वस्तु को बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। यह भाषा की भी शक्ति है और यह कवि की सीमाओं का जो आकलन है वह भी है। ठीक है। कविता के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने हैं, जिससे इस पाठ की विषय वस्तु के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं व्याकरण में आऊँ। भाषा की बात। निम्नांकित के दो समानार्थी शब्द लिखिए। पेड़, पौधे, नहीं, निम्नलिखित के दो समानार्थी शब्द लिखिए। पेड़, पौधे, शिशु, बच्चा, नहीं, दंगा, फरेब, गरीब, दरिद्रता, अत्याचारी, आक्रमणकारी, हठीला यानी हठी। ठीक है। यानी कि जो हठीला, हम हठी लोगों को कहते हैं, जिद्दी, जिसको जिद्दी कहा जाता है। साफ, सीधे तौर पर। इनकार, इनकार मतलब अवज्ञा। ठीक है। ये समानार्थी शब्द हमने जान लिए। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता कारक बताएं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए कुछ सूत पौधे। इसमें कर्ता कारक कौन है? देखिए, सूत, पौधे, मेरी नींद। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। छत, बीज, नहीं, सींग, ये सब क्या है? कर्ता कारक है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियाँ, ठीक है, यह कर्ता कारक के रूप में आई है। मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। तो यहाँ पर जीवन क्या हुआ? हमारा कर्ता कारक हुआ। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक का पहचान कीजिए। कर्म कारक, ठीक है। अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कर्म को, नहीं, धकेलना, ठीक है। छत, धकेलना, नाममात्र। कई लोग हैं आगे भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत। कर्म, कई, ठीक है। जो, ये सब क्या है? हमारा कर्म कारक है। तो ये आपका अभ्यास भी समाप्त हुआ। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।